आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है संतोष गोयल जी द्वारा लिखित कहानी कैसे कहूँ। बीटी ने जिस तरह सिर झुकाते हुए मुस्कुराकर देखा, फिर सिर हिलाया, जिसका अर्थ स्वीकार था। वह जरा सी हरकत, एक छोटा सा पल दिल में इतना गहरे उतर गया कि सारा कमरा चौंधिया गया। पता नहीं कहाँ से आई इतनी रोशनी, जो न तो सूरज की थी न पूर्णिमा के चांद की। वह तो सूरज की रोशनी से कहीं ज़्यादा तेज थी और चांदनी रात से कहीं अधिक शीतल। मन तन आत्मा सब कुछ उसी में सराबोर हो गया। ऐसा भी होता है कभी? प्रश्न मन में फैलता गया, परंतु साथ ही साथ मिटता भी गया लगा। मन में अगाध शांति फैल गई। मीठी, मीठी कौन है? मेरी सब कुछ, जीने का सहारा ही नहीं, सांस लेने का कारण भी तो वही है। पर न होती तो मैं कब की सांस लेना छोड़ देती। मेरे बस में होता या नहीं, यह कभी ना सोचा था, न सोचने का अवसर मिला। जब से मीठी के पिता यानी मेरे पति ईशान ने हमारा साथ छोड़ा है, तब से अब तक के बीते 15 वर्षों में एक दिन भी मेरे भीतर ऐसा प्रकाश नहीं फैला, बल्कि कहा जा सकता है कि मन के भीतर अंधेरे की इतनी मोटी चादर बिछ गई है कि कोई भी ढेर से दिए, ढेर से बल्ब, ट्यूबलाइट, यहाँ तक कि दिवाली पर चमचमाते घर, बाजार, शहर या की संबंधियों के स्नेह का प्रकाश और इसका फैलाव कुछ भी उस गहरे अंधेरे को चीर ना पा रहा था। अजीब बात है कि केवल एक संबंध से अलगाव इतने गहरे खड्डे में डाल सकता है, जिससे बाहर निकल सकने में इतने अन्य करीबी संबंध भी समर्थ नहीं हो पाते। माँ, बाबूजी, दादी, जिनके घर में 40 वर्ष पहले जन्मी कन्या यानी लक्ष्मी अर्थात मैं, कोई भी किसी का भी प्यार क्या कहूँ। शायद मैं स्वयं प्रकाश को अपनाने, ग्रहण करने की शक्ति को खत्म कर चुकी थी। अब व्यक्ति सारे दरवाजे स्वयं बंद कर दे, न खोलने की कसम खाकर, तो कोई क्या कर सकता है। हाँ, मीठी ज़रूर थी, जीने की शक्ति भी, और कभी कभार हंसने का कारण भी बनती, और आम तौर पर प्रकाश की किरण भी। ऐसी थी मीठी और ऐसी थी मैं, जो उस दिन अचानक जादू फिरी छड़ी के प्रभाव से सचमुच बदल गई थी। माधव के घर में आना कोई एक दिन की घटना तो न थी। वह मेरे साथ मेरे ऑफिस में काम करता था, पिछले 15 वर्ष से कर रहा था। मीठी का जन्म उसके पिता के जाने के पश्चात हुआ। छोटे बच्चे के साथ नौकरी, बच्चा, घर, गृहस्थी, अकेले की समस्त तकलीफ़ों का सामना करने के लिए साहस और साथी बनते माँ बाबूजी के अतिरिक्त ऑफिस के अनेक साथी भी। प्रायः महिला मित्र पुरुष को न मित्र बनाती थी, न ही उन दिनों की यह मानसिकता थी जो समय असमय साथ रहते। 4 साल पहले की ही तो बात है, जब मीठी ने 10 वर्ष पूरे कर लिए थे, 11वें में प्रवेश कर रही थी। तभी वह घटना घटी थी। मीठी की स्कूल की बस खराब हो गई थी। स्कूल से फ़ोन आया था कि मैं उसे लेने आऊं। यूँ कोई ख़ास बात नहीं थी, अनेक बार पहले भी ऐसा हो चुका था। प्रायः ऑफिस में सभी मेरी स्थिति में मेरे साथ रहते, मुझे अतिरिक्त सुविधा देते, किंतु उस दिन मीठी को लेने जाने के लिए मैंने खड़े होने की कोशिश की, जो कोशिश भर रह गई। वहीं कुर्सी का हत्थे का सहारा लेकर गिर पड़ी। जाने क्या हुआ था। तो पहली बार माधव जी पास की टेबल से भागे हुए आए, सहारा देकर उठाया, पानी पिलाया, मुझे रोते हुए देखकर कारण ही नहीं पूछा, उसका हल भी सुझाया। और इस तरह उस दिन से माधव जी ऑफिस से घर तक चले आए। पहले पहल तो वे घर के बाहर तक आते रहे, फिर धीरे धीरे घर के भीतर घुसे, फिर मीठी के अच्छे मित्र बन गए। ऐसे मित्र जो कभी कभी मुझ में डर भी उत्पन्न करता, पर उनका व्यवहार, मीठी का उनमें अपने पापा को खोजना उस डर को शांत कर देता। 4 साल में माधव जी माधव हो गए, मीठी के प्रिय अंकल बन गए थे, जिनके साथ वो खेल सकती थी, पढ़ सकती थी, अपनी समस्याएं बता और सुलझा सकती थी, स्कूल के मित्रों के रहस्य खोल सकती थी। धीरे धीरे मैं भी माधव के करीब, अति करीब होती गई। दूरियां इस तरह समाप्त हो गईं कि लग उठा था कि अब हम सब एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। अंधकार का मोटा पर्दा जो मन पर छाया था, धीरे धीरे अपनी जगह छोड़ने लगा था।
उस दिन मीठी का धीमे से मुस्कुराकर सिर हिलाना उन संबंधों पर मुहर लगाने जैसा था जो अब मेरे और माधव के बीच बन सकने की संभावना जगा रहा था। माधव अब ईशान का स्थान ले सकने को तैयार थे। मेरे भीतर का खाली स्थान भरे जाने को आतुर था। माधव ने विवाह का प्रस्ताव यूं तो 15 दिन पहले ही रख दिया था, परंतु मीठी से बात कर सकने का साहस जुटाना एक पूरा महायुद्ध था, जिसके बीच अनेक दिन सारी रातें मैंने फंसे हुए बिताई थी। इस सारे तनाव ने एक दिन इतनी ताकत दी कि मैं कह उठी, मीठी, तुम्हें माधव अंकल इतने अच्छे लगते हैं कि वे हमारे घर में आकर रह सकें। कहकर मैं चुप हो गई। मीठी अभी भी बिना हिले डुले बैठी रही। मैंने ही आगे कहा, मेरा मतलब उन्होंने मुझे प्रपोज किया है, विवाह का प्रस्ताव, समझ रही हो ना? पर तुम तैयार हो तो, वरना प्रश्न ही ना उठेगा। मीठी ने आंख उठाकर ऊपर देखा। मैं उसकी आंखों का भाव तो नहीं समझ पाई, परंतु उसकी मुस्कान और स्वीकार में सिर हिलाना ज़रूर समझ गई। यही वह पल था जिसने जीवन को रोशन कर दिया। आज सोचती हूँ तो समझ पाती हूँ कि प्रसन्नता के भी अनेक अर्थ होते हैं। मुस्कान का मतलब वही नहीं होता जो हम समझते हैं, और एक पल रोशनी फैलता है, किंतु चिराग तले का अंधेरा सबको कहाँ दिख पाता है। या बस मैं जानती थी, पर अपनी खुशियों में इतना खोई थी कि कुछ न सोचा न देखा। मीठी के स्कूल में वार्षिक उत्सव होने वाला था, उसकी तैयारियां चल रही थीं। मीठी ने नाटक में भाग लिया था। उसकी प्रैक्टिस हर दिन स्कूल के बाद होती। ऑफिस से निकल मैं मीठी को लेते हुए घर जाती। सब ठीक चल रहा था। यूँ भी माधव का साथ सुरक्षा कवच सा सुकून देता था, अतः मन में चिंता करना छोड़ दिया था। डर की कोई बात थी भी नहीं, होती भी तो माधव के साथ मिलकर सुलझा ली जाती। मीठी की रिहर्सल का आखिरी दिन था। अगले दिन ड्रेस रिहर्सल थी। उसे स्कूल में रात के 9 या 10 बज सकते थे, अतः प्रोग्राम बना कि रात को लेने का दायित्व तो माधव निभाएंगे। मैं घर आ गई थी, शांति से खाना बनाने में जुट गई। पता था दोनों थके हुए आएंगे, आते ही खाना मांगेंगे। 10 बज गए। मीठी अंदर आ गई, माधव साथ थे। मैंने पूछा, माधव कहाँ हैं? चले गए। कहते कहते मीठी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। भागी हुई मैं उसके पास गई। वह मेरे सीने से चिपकी सुबकती रही। क्या हुआ बेटा? कुछ तो बताओ, माधव कहाँ है? वे क्यों नहीं आए? स्कूल से कौन लाया? किसके साथ आई हो? प्रश्नों का अंबार, उस पर मीठी का मौन और जानलेवा हिचकियाँ। रात के 10 बज गए। किसे बुलाऊं, किससे कहूं? इतने प्रश्न और माधव का पता नहीं। मीठी कुछ बता क्यों नहीं रही? जब मन होता है माँ का भी। अरे पिछले 15 दिन लगातार मेहनत मेहनत, रिहर्सल, पढ़ाई पढ़ाई, और बस बच्चा ही तो है, थक गई होगी। थकान असीम हो जाए तो ऐसे ही निकलती है बाहर, वो भी माँ की गोद में। खुद को समझाया, उसे सीने से चिपकाया, थपकियाँ दी, प्रश्नों की बौछार बंद की। कुछ देर यही सब और बस। थोड़ी देर में मीठी की हिचकियाँ बंद हुईं, थोड़ी शांति हुई। मुझे लगा मीठी को झपकी आ गई है। धीमी गति से उसे न हिलाते हुए उठी, रसोई में गई। खाना तो वह क्या खाती, हाँ दूध और हॉर्लिक्स सोचकर वहीं तैयार किया, कमरे में आई। मीठी अभी भी वैसे ही लेटी थी। गिलास पलंग के पास की टेबल पर रख दिया। मोबाइल उठाकर बाहर आ गई, माधव को फ़ोन मिलाया। हेलो माधव, तुम मीठी को छोड़कर बाहर से ही क्यों चले गए? भीतर क्यों नहीं आए? मैं डिनर के लिए इंतज़ार कर रही थी। खैर मीठी को क्या हुआ? जब से आई है रोती जा रही है, कुछ बोल नहीं रही है। कुछ देर चुप रहकर माधव बोले, अभी कुछ न पूछो, न उससे न मुझसे। कल किसी समय मिल लेंगे, फिर बात करेंगे। असल में समझा तो मैं भी कुछ नहीं। क्या स्कूल में कुछ? नहीं जानता। किसी लड़के मित्र ने? नहीं बता सकता। कल मिलकर बात करते हैं। वैसे मेरे ख्याल से कुछ खास नहीं हुआ है। तुम घबराओ नहीं, बस कल का इंतज़ार करो। कोई रात इतनी लंबी भी हो सकती है जानती तो थी, पर अब उन लंबी रातों से दूर होती जा रही थी। फिर से वही लंबी चिता भरी चिंता में जलाती रात। सोच के धागे उलझते सुलझते, बुनते उघड़ते खिंचते चले जा रहे थे।
मीठी को सोते सोते लगभग अधजगी हालत में दूध पिलाया और सुला दिया। मैं उससे चिपकी रात काटती रही। कितना कठिन होता है अकेले दम बच्चों की परवरिश करना। यही सब सोच तो माधव को करीब ले आई थी। सोचा था माँ के साथ बाप का भी साया ज़रूरी होता है। ये नियम चाहे समाज ने बनाया है पर बहुत सोच समझ गुनकर बनाए गए हैं। हमारे पूर्वजों ने बहुत से अनुभव किए होंगे तभी तो नीति नियम बने होंगे। माधव से विवाह किए जाने के फैसले ने कितनी आसान कर दी थी जिंदगी के रास्ते को। तिस पर मीठी का मुस्करा कर उस पर स्वीकृति की मोहर लगा देना, सब कुछ कितना सुखद हो चला था। हालांकि अभी माँ, बाबूजी, भैया, भाभी, अन्नू और सुमित की स्वीकृति बाकी थी। फिर समाज भी अनेक प्रश्नों के चक्रव्यूह में घेरता है, पर सबसे ज़्यादा ताकत मीठी की हाँ ने दे दी थी। ये कली की तो बात है, पर आज ही ये क्या? कौन सा समुद्री तूफान या ज़मीनी जलजला, क्या आ गया कैसे पता चले? सारी रात दिल धक धक करता रहा। 3 दिन कहते हैं जीवन में कोई एक लम्हा रास्तों का रुख बदल देता है, पाताल में गिरा देता है या आसमान में उठा लेता है। परंतु मेरे जीवन में 3 दिन ने जो खेल खेला है उसी में मैं ऊपर से नीचे, पाताल से नीचे पटक दी गई। पहले ईशान के हार्ट अटैक वाला पहला दिन, दूसरा ऑपरेशन का दिन और तीसरा उनका साथ छोड़ देने वाला दिन। 3 दिन और 30 वर्ष मैं टूट फूट कर किरच किरच हो गई थी। कैसे तो जोड़ पाती इन किरणों को? कौन सा एयर लाइट डालती है उसमें क्विक फिक्स? कहाँ मिलता है यह सब? बस कुछ करीबी माँ बाबूजी के रिश्ते थे जिनका स्नेह क्विक फिक्स था, बांधता। फिर मीठी थी मधुर मधुर मुस्कान के साथ, उसकी आवश्यकताएं पूरा करने के लिए मुझे किरच किरच कर जोड़ना था। ऐसे ही तो ये 15 वर्ष बीते थे। 4 वर्ष पूर्व माधव के आने के बाद तो जुड़ी सारी किरचों का अब दर्द भी कम होने लगा था। चेहरे पर लुनाई और मुस्कान वापस आने लगी थी। अभी परसों यानी 2 दिन पहले ही तो मीठी ने माधव के और मेरे विवाह संबंध को स्वीकृति दी थी। पर फिर कल भर में क्या हुआ, यह जानना बाकी था। मैं जानने को बेचैन थी, माधव बताने को बेचैन। उधर मीठी आंखें झुकाए, मुंह छिपाए बिस्तर पर पड़ी हुई थी, स्कूल न जाने के सारे बहाने बनाने को तत्पर। मैंने माधव को घर के बाहर ही आने को कहा। लॉन में कुर्सियां निकाल दी, कॉफ़ी के प्याले हाथ में थामे हम दोनों बैठ गए, एक दूसरे से नज़रें चुराते हुए। सामने देखकर बात करने की हिम्मत भी जुटा रहे थे। ऐसा लग रहा था हम दोनों ने ही कोई गुनाह किया, नहीं तो नज़रें चुराने की क्या ज़रूरत थी। माधव को नहीं पता, पर मैं क्यों ऐसा महसूस कर रही थी। शायद अपनी बेटी की इस हालात का दायित्व खुद पर ओढ़ रही थी, इसलिए मैंने ये बात शुरू की। कल बाहर से ही क्यों चले गए माधव? मीठी के साथ क्या हुआ? वह इतना क्यों रोती रही? माधव जल्दी बताओ, मेरी जान निकली जा रही है, प्लीज़ चुप न रहो। माधव कुर्सी से उठा, मुझे थपथपाया और शांत करने का प्रयत्न किया। पानी पास ही रखा था, गिलास उठाया, मुझे पिलाया, फिर बोला, मैं यही बात तुमसे करने आया हूँ विधु, तो करूँगा ही। मीठी हम दोनों की जिम्मेदारी है, हमें उसकी समस्या को समझना और हल करना है। तुम शांत होगी तभी बात हो पाएगी। धीरे धीरे माधव ने बोलना शुरू किया। अजीब है, सारा किस्सा अजीब। मुझे स्वयं समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म। खैर पहले तो यह बता दूँ कि कल घर के भीतर आने को मीठी ने ही मना किया था, मैं तो आ ही रहा था। क्यों क्यों, कुछ हुआ था? वही बता रहा हूँ। रात के 9:30 बजे मीठी का फ़ोन आया और मैं उसे लेने चल दिया। स्कूल पहुँचने में 10 मिनट लगे होंगे। स्कूल के अंदर बेहद सन्नाटा था। मुझे हैरानी थी कि 10 मिनट में ही सारे बच्चे चले गए क्या? मीठी ने फिर जल्दी फ़ोन क्यों न किया? सोचता हुआ मैं रिहर्सल रूम की तरफ बढ़ता गया। कमरे में मीठी अकेली थी। क्या हुआ मीठी, तुम लोग जल्दी खाली हो रहे थे तो मुझे जल्दी फ़ोन कर देती, मैंने कहा। मीठी न मुस्कुराई, न हेलो अंकल कहा, न और कुछ। बिना कुछ कहे वो कमरे से बाहर निकली और तेज़ी से भागने लगी। बीच बीच में, अंकल मुझे ना छुएं, मुझसे बात न करें, मुझे ना पकड़ें, आप गंदे हैं, आपको मुझे लेने नहीं आना चाहिए था, मम्मी क्यों नहीं आई? यह सब बोलती हुई तेज़ी से भागती रही।
और गाड़ी के पास पहुंचकर हमेशा की तरह आगे वाली सीट पर न बैठ पीछे वाली सीट पर पसर गई। फिर रोना शुरू कर दिया। मैंने जितना जितना पूछा उतना ही मुझे दूर धकेल देती। गंदा गंदा कहती और मुझे जल्दी घर छोड़ दो, नहीं तो मैं गाड़ी से उतरकर अपने आप पैदल या स्कूटर लेकर घर चली जाऊंगी। जोर जोर से चीखती रही। सब कुछ मेरे लिए जितना हैरान कर देने वाला था उतना ही उत्सुकता भी जगा रहा था। प्रश्नों के व्यू में खड़ा मैं अचानक उसी कार से बाहर निकलने की कोशिश करते देख मैं झटके से गाड़ी स्टार्ट किया और चल दिया। बाकी तुम्हें पता है, स्कूल में कोई और था नहीं, चौकीदार मैंने देखा ही नहीं। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मैं मीठी के पीछे भागने के अलावा कुछ न सोच रहा था, न ही देख रहा था। मीठी के रोने के अतिरिक्त कोई और चिन्ह, कपड़ों का फटा होना या कोई और निशान? सच कहूँ विधि, मैंने कुछ न देखा। सारी सोच विचार सब स्तंभित हो गया था। मैं तो स्तब्ध था, न कुछ सोच रहा था न विचार काम कर रहे थे। क्या देखता? पिछले कुछ महीनों अखबार में बलात्कार की खबरें मुख्य पृष्ठ की बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनी रही थीं। डॉ चाहकर वे खबरें प्रत्येक लड़की की माँ के हृदय में छपी थीं। हम सभी भयभीत थे। लड़की को कहाँ भेजे, कहाँ नहीं, क्या सुरक्षित है, कहाँ नहीं, उन्हें रोकें तो कैसे, भेजे तो किसके साथ? ये सभी वे प्रश्न थे जो चक्रव्यूह सा रचते रहे। हम उसमें फंसे इधर से उधर घूमते सोचते रहते। तो क्या मीठी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है? पर किससे पूछूं, कैसे पता लगाऊं? मन भी अजीब है, भय के गड्ढे में गिरता है तो जाने कहाँ तक, किस सीमा तक पहुंच जाता है। इसी भय से मेरे भीतर जो प्रश्न उभरा उसका संबंध माधव से कैसे हो गया, यह मैं समझ नहीं पाई। यह कैसा मनोविज्ञान है? मैं और भी अधिक भयभीत हो उठी। तो क्या मीठी और माधव? तो क्या पहले जो मेरे भीतर माधव और मीठी के संबंधों के प्रश्न बनते रहे थे वही सच था? परंतु यह कैसे हो सकता है? मीठी ने तो माधव में अपने पापा देखे थे और मैंने जीवन साथी। इस बीच यह सब कैसे आ सकता है? मगर सच यही है तो कोई और भी शामिल है। मेरी सोच के तंतु तेल पड़ी बूंदों से फैलते गए। माधव कॉफ़ी पीकर चले गए। मीठी अभी तक सो रही थी। उसकी ड्रेस रिहर्सल थी, स्कूल से बुलावा आया था। मैंने मीठी को जगाया। वो बहुत आराम से सामान्य तरीके से तैयार होकर चली गई। आपको फ़ोन पर बता दूंगी कब लेने आना है। वह न रो रही थी न घबरा रही थी, नहा धोकर नॉर्मल थी, मानो पिछले दिन कुछ हुआ ही ना हो। यह मेरे लिए आश्चर्य का विषय था। जो कुछ कल रात हुआ, जो इसने माधव अंकल के साथ किया, जिस तरह रोई हिचकियां भर, उसके बाद इतना सामान्य व्यवहार, वो मेरे लिए हैरान कर देने वाला था। शनिवार का दिन था, ऑफिस की छुट्टी थी, अतः मीठी के स्कूल ड्रेस रिहर्सल देखने चली गई। इतना सामान्य और बिना किसी तनाव के पाकर मन को कितनी तसल्ली मिली बता नहीं सकती। सभी लड़के लड़कियों से उसके संबंध सामान्य थे। नाटक के सभी पात्रों से भी आम बातचीत हो रही थी। मुझे पिछले दिन का व्यवहार बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। मीठी मीठी, ये क्या हो रहा है? मैं क्यों इतना हैरान परेशान हूँ? क्या ये मेरे भीतर की कमजोरी है? रिहर्सल के समय में अन्य अभिनेताओं, टीचर्स, निर्देशक सभी को ध्यान से देखकर खोजने में लगी रही, कुछ ऐसे चिन्ह जो उस दिन की घटना के साक्षी बने हों। पर बार बार मीठी का उस दिन का चेहरा बाकी सबको धुंधला देता। कोई और या माधव दोनों कटघरे में खड़े मुझे इतना छितरा देते कि किसी का भी रूप साफ न दिखाई देता। अपनी एकमात्र बेटी का मैं ध्यान नहीं रख पाई। मैं अपने को कटघरे में खड़ी लोहे की कड़ियों से बंधी देखती। वही जिंदगी की सबसे अधिक भयावह घटना का शिकार हो गई। 2 दिन 2 रातों में बिल्कुल खाली बर्तन सी खनखना उठी थी। चलती तो लगता कदम लड़खड़ा रहे हैं। खाने बैठती तो मीठी को दिखाने भर के लिए चिगलती रहती। 2 दिन से माधव से न कोई बात हुई न मुलाकात। माधव का न फोन आया न वे खुद मिलने आए। सारा खून उबलता और मैं पसीना पसीना। समझ न आता कहाँ क्या गलत हुआ है। तीसरे दिन मीठी स्कूल चली गई। घर में जो सन्नाटा फैला उसमें खुद को संभाल पाना असंभव लग रहा था, इसलिए ऑफिस चली गई। मालिनी यानी मालू मेरे ऑफिस की साथी और दोस्त थी। उसी ने माधव के विवाह प्रस्ताव की बात पहले पहल सुनी थी। मीठी से बात करने का सुझाव और शक्ति दी थी।
मेरी शक्ल देखती रही, फिर पूछा, मीठी से बात हुई? हाँ, मैंने सिर हिला दिया। बोलने की ताकत चूक गई थी। तो क्या कहा उसने, क्या हुआ? मैं चुप। कैसे बताती पिछले 2 दिनों का वह इतिहास जिसमें संबंधों की बनावट और बुनावट टूट फूट चूर चूर हो गई थी। मालू ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। जाने क्या हुआ कि मैं फपक उठी। मालू क्या कहूँ, लगता है यहाँ बच्चों की परवरिश करना मुश्किल हो गया है। सोचती हूँ मीठी को लंदन उसकी बुआ के पास भेज दूँ, अच्छा करियर बन जाएगा। क्या? और तू उसके बिना रह लेगी? पर ये तो बता, उसने कहा क्या? कुछ नहीं यार, अभी कुछ नहीं, स्कूल के ड्रामे में बिजी है ना। उसके जवाब का इंतज़ार करते हैं ना, ये बीच में लंदन जाने की बात कहाँ से आ गई। टहलते टहलते दोनों आगे बढ़े और अपनी अपनी सीट पर जा बैठे। मालू से बात करके मुझे कुछ चैन मिला। क्यों पता नहीं, मेरे भीतर की बेचैनी बाहर चेहरे पर बार बार बिखर जाती होगी। तभी तो लंच टाइम में मालू मुझे थाम कर कॉफ़ी हाउस चल दी। कुछ न पूछा, बस कहना शुरू कर दिया, विधु, नहीं जानती क्या हुआ है, पर हुआ तो है। शायद मीठी से जुड़ा कुछ। न बताना चाहे मत बता। बस इतना कहूँगी, मीठी ने जो कुछ कहा होगा उसके पीछे कोई कारण ज़रूर रहा होगा। उसे समझना ज़रूरी है। अगर ज़रूरत महसूस हो और तेरा मन करे तो कल तेरे घर आ जाऊँगी। यूँ भी तो कल शनिवार है, मीठी का ड्रामा भी तो देखने जाना है। हाँ यह ठीक है, तू घर आ जाना, वहीं से चलेंगे। अगले दिन नाटक का मूल प्रदर्शन था। मालू और मैं स्कूल जल्दी ही पहुंच गए। सारी कास्ट को बेस्ट ऑफ लक कहा। तभी एसएमएस की आवाज़ आई। माधव था। मैं स्कूल के बाहर हूँ, नाटक शुरू होने से पहले मिल सकोगी? ज़रूरी है। मालू को वॉशरूम जाने की कह मैं चली आई। माधव मिले। मीठी कैसी है? ठीक है, संभल रही है। आज तो प्ले है, बिल्कुल नॉर्मल लग रही है। विधि, 2 दिन से मैं बेचैन इधर उधर भटकता रहा हूँ, सोच में खोया रहा। फिर ध्यान आया, आजकल स्कूलों के कमरों में, ख़ास तौर पर जहाँ बच्चे स्कूल के बाद ठहरते और रिहर्सल करते हैं, उन कमरों में अवश्य वीडियो कैमरा लगे होते हैं। अगर हम उसे देखें तो सच पता चल जाएगा। माधव का यह कथन मेरे लिए जीवन प्रकाश बन गया। माधव के चेहरे पर के काले धब्बे जो मेरे मन ने बना दिए थे, सभी मिट गए। माधव का चरित्र तक सब स्पष्ट था। हाँ यह तो ठीक है, यही करना चाहिए। हम दोनों सीधा रिहर्सल रूम में गए। प्रिंसिपल के पास जाने का भी ध्यान न आया। वहाँ जो चौकीदार देखभाल करता है, भाग्य से वहीं मिल गया। मैंने माधव की ओर देखा। प्ले शुरू होने वाला था। प्रिंसिपल से कैसे मिले ये सोच ही रहे थे कि चौकीदार बोल उठा, सर आप तो वही हैं जो उस दिन बिटिया को लेने आए थे और वे चीखती हुई भाग ली थी। हाँ हाँ, मैंने उसे थाम लिया। भैया जी, उस दिन कैमरे में देखना चाह रहे थे कि बिटिया क्यों चीख रही थी, यही जानना चाह रहे थे। क्या दिखा सकते हो? जी प्रिंसिपल साहब से। वह कुछ बोलता और मैंने कहा, जी भैया जी, अभी नाटक शुरू होने वाला है, वे व्यस्त हैं, आप बस परसों शाम की रील भर दिखा दें। झिझकते हुए उसने कैमरे को ऑन किया। वही शायद कैमरे की देखभाल करता था, जानता था। फिर ऑफिस रूम में रखे कंप्यूटर को ऑन किया। 2 दिन पहले के सारे दृश्यों की रील चल उठी। उसने कंप्यूटर बंद कर दिया था, पर मैं सिसक सिसक कर रो रही थी। माधव के बारे में जन्मे उन ख्यालों पर शर्मिंदगी हो उठी थी। सब सच सामने था। मैं फूट फूट कर रोते हुए कह उठी, सॉरी माधव, गलती मेरी है, मेरी परवरिश की। क्या किया इस लड़की ने, मुझे माफ़ कर दो। माधव ने मुझे सीने से लगाया, थपथपाया और बोले, बस विधु, प्रश्न ये नहीं है कि मीठी ने यह क्या किया, गलती परवरिश की थी या नहीं, यह भी जानना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है उसने ऐसा क्यों किया, क्यों उठाया ऐसा बड़ा कदम। आखिर उसने कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। अब इसका सुधार हमें ही करना है। नाटक का सफल मंचन हुआ। मीठी को प्रथम पुरस्कार मिला। वो भागती हुई मेरे पास आई, मुझे ढेर सा प्यार दिया, लिया, अपने साथियों से मिलाया। न उसने माधव अंकल के बारे में पूछा, न मैंने बताया। नाटक के सफल मंचन के पश्चात मैंने घर पर एक स्वागत लंच रखा था। सभी अभिनेता, बच्चे, नाट्य अकादमी के प्रोफेसर, स्कूल के कुछ टीचर्स और प्रिंसिपल, कुल 25 लोग थे। माधव को बुलाना चाहती थी। मीठी से सलाह ली। मीठी, 25-30 लोग हो रहे हैं,
माधव अंकल को अभी कहा नहीं है, शाम को फ़ोन करती हूँ। मीठी के आज के उत्तर को जानना ज़रूरी था। सच में जानती हूँ, उसे तो नहीं पता यह बात। सामान्य बन चलते हुए मैंने कहा, ठीक है, शाम को फ़ोन करती हूँ। मीठी का चेहरा भी देख रही थी। अचानक वो चीख पड़ी थी, माधव अंकल अब कभी इस घर में नहीं आएंगे। गंदे हैं वे, मुझे गंदी नज़र से देखा उन्होंने। क्यों बेटा, क्या किया उन्होंने? कुछ न कहा वो भीतर भाग गई। मैं वहीं कुर्सी पर गिर पड़ी। क्या समझाती उसे, क्या समझाती खुद को? मीठी की उस दिन की मुस्कान और स्वीकृति में सिर हिलाना तो मुझे समझ आया था। उसने स्थिति का जो हल जैसे निकाला, वो मेरी परवरिश और उसके भविष्य पर प्रश्न लगा रहा था। तो यह थी संतोष गोयल जी द्वारा लिखित कहानी। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।